लेक्चर में लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C के। ठीक है, जो टॉपिक फंक्शंस हैं वो 1C जो है वो थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है, जिसमें से हम आज फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 और 5th लेक्चर, एक लेक्चर और रह गया है। इसके बाद हमारी जो 1C एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट सम है, तो इस सम में हमारे पास फंक्शन गिवन है f फ्रॉम 0 to π/2 टू r, दैट इज़ जो डोमेन है उसकी 0 to π/2 है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो sin x है। तो आपकी जो डोमेन है वो 0 to π/2 है, तो आंसर आपके रियल नंबर आ सकते हैं। g जो है वो भी ऐसे डिफाइन है 0 to π/2 टू r, नेट इज gx आपके पास गिवन है cos x। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि f और g जो हैं वो सेपरेटली तो 1 1 है, लेकिन जब इनका एडिशन करते हैं तो वो जो फंक्शन निकलेगा वो 1 1 नहीं है। ठीक है, कि f प्लस जी इज़ नॉट 1 1, बट उनके जो सेपरेटली जब हम इनको डिस्कस करते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन क्या है 1 1 है। तो इसके सोल्यूशन में तो हम सबसे पहले sin x और cos x को 1 1 प्रूव करेंगे। तो हमारे पास f जो है वो क्या आ रहा है 0 to π/2 टू r। ठीक है, तो मैंने कुछ ले लिए x1 और x2 दो बिलोंग करते हुए ले लिए। ठीक है, x1 x2 मैंने किस में से बिलोंग किए हैं 0 to π/2। तो हमारी फंक्शन की आपको पता है कि हम 1 1 के लिए क्या करते थे, अगर इनकी इमेजेस इक्वल है तो बाद में जो फंक्शन है वो भी क्या है इक्वल है। अगर इमेजेस नॉट इक्वल है तो दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल के अकॉर्डिंग, इक्वल है तो इक्वल के अकॉर्डिंग। तो मैं लेट मान लेती हूँ कि सिंस f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है। ठीक है, सिंस ये मान लेते हैं कि इमेजेस इक्वल है, तो अब हमें फंक्शन प्रूव करना है। तो यहाँ पे f ऑफ x1 क्या आ जाएगा sin x1 आ जाएगा, और f ऑफ x2 क्या आ जाएगा sin x2 आ जाएगा। अब अगर हम साइन काट दें तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा x2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कौन से एंगल के ऊपर, जैसे इसको शो नहीं करते होते क्योंकि एंगल नहीं काट रहा बीच में से। ठीक है, तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काट रहा है। तो ये अगर इनके साइन थीटा के कोई दो साइन थीटा आपस में इक्वल है, ये कब हो सकता है जब x1 और x2 आपने एंगल बीच में सेम भरे हो। ठीक है, sin 45 इक्वल टू sin 45 हो सकता है। इमेजेस तभी इक्वल हो सकते हैं जब आपने आंसर में क्या पुट किया 45 45। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या रहा 1 1, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, क्योंकि ये तभी इक्वल हो सकता है जब आपने यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं वो सेम भरे हो। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया 1 1 प्रूफ हो गया। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास अगर हमारे पास g फंक्शन है जो भी क्या था 0 to π/2 से लेके r तक था। ठीक है, तो मैं लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू मैं कर लेती हूँ कोई डोमेन में से, तो ये भी तो ट्रू हो ही जाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर g ऑफ x1 इक्वल टू x2 है तो इट मीन्स क्या है, सिंस मैं ये मान लेती हूँ कि g ऑफ x1 इक्वल टू x2 है, तो cos ऑफ x1 इक्वल टू cos ऑफ x2 ये तभी इक्वल हो सकता है, कब इनके आंसर इक्वल आ सकते हैं जब x1 और x2 एंगल मैंने सेम भरे हो। देयरफॉर फंक्शन हमारा क्या रहा g इज़ 1 1 हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना है कि उन दोनों का जो सम है वो भी क्या है हमारे पास 1 1 नहीं है। ठीक है, f प्लस जी इज़ नॉट 1 1। तो इसके लिए भी एग्जाम्पल चूज़ कर लेते हैं। लाइक तो f प्लस जी मेरे पास क्या रहेगा, f प्लस जी को मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ। ठीक है, f प्लस जी को के लिए मैं इसको डिफ़ाइन करूँगी, तो f ऑफ जी x मेरे पास क्या रहेगा sin x प्लस cos x होएगा ऐसे एक्चुअल में। ठीक है, फंक्शन f x और g x का जो हो रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी sin x प्लस cos x होएगी, क्योंकि f की वैल्यू sin x थी और इसकी वैल्यू cos x है। तो कौन से एंगल के ऊपर दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे, तो हमारे पास है अगर मैं इसकी जगह पे x की जगह पे 0 भर दूँ तो आपको पता है कि sin 0 x पे 0 प्लस cos पे भी 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया sin 0 0 होता है, ये 1 हो गया, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। तो f प्लस जी एक में मैंने 0 भरा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे π/2 चेक कर लेती हूँ। अब देख लो यहीं पे फिल हो जाएगा, कैसे sin π/2 प्लस cos π/2। तो यहाँ पे हमारे पास sin π/2 की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू क्या है 0। तो हमारे पास क्या आ गया, इमेजेस के आंसर सेम आ गए और वैल्यू मैंने डिफरेंट पुट की थी। f प्लस जी इंटू 0 ये किसके इक्वल है f प्लस जी इंटू π/2, इन दोनों के आंसर इक्वल हैं। बट
ज़ीरो एंगल कभी भी π/2 के इक्वल नहीं है। तो हमने कहा था अगर तो इमेज इक्वल है तो उनके फंक्शन भी इक्वल होने चाहिए थे। यहाँ पे इमेज तो इक्वल आ गई, लेकिन यहाँ पे फंक्शन इक्वल जो एक्स एंगल पुट किया है वो इक्वल नहीं है। देयरफॉर f + g इज़ नॉट 1 1, ठीक है, नॉट 1 1। तो हमारा यहाँ से ये क्वालिफाई हो गया कि f + g 1 1 नहीं है। सेकेंड सम में हमने ये सेकेंड सम में हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन है कि शो डैट एन ऑन टू फंक्शन जो है f फ्रॉम 1 2 3 to 1 2 3 इज़ ऑलवेज 1 1, कि जो ऑन टू फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है 1 1 होता है। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस सम में हमारे पास ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है कि हर एलिमेंट की y के अंदर जो एलिमेंट रहेगा उसकी यहाँ पे क्या रहेगी, प्री इमेज मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस f फ्रॉम f इज़ सिंपली लिख लेते हैं f इज़ ऑन टू फंक्शन। अगर हमारे पास f इज़ ऑन टू एलिमेंट है तो एवरी एलिमेंट, डेफिनेशन लिख लेते हैं, एवरी एलिमेंट इन y, अगर इसको मैं लिख लेती हूँ कि f जो मेरा फंक्शन है x2y है, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट इन y हैज़ अ प्री इमेज, ठीक है, हैज़ अ यूनिक प्री इमेज, हम ये भी बोल सकते हैं यूनिक प्री इमेज इन x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर यूनिक प्री इमेज है तो हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों क्या हैं, दोनों सेम भी हैं, ठीक है। तो ये 1 1 भी हो गए। लाइक अगर हमारे पास पॉसिबल केसेस क्या है, 1 2 3 है, यहाँ पे भी क्या है 1 2 3। तो पॉसिबल क्या है, अगर मेरे पास तो 1 1 के ऊपर जा सकता है, 2 2 के ऊपर, 3 3 के ऊपर, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि प्री इमेज है 1 2 3 है, 1 2 3 है। मान लो कि ये हमारा 1 1 पे था, 2 3 पे जा सकता है, 3 2 पे जा सकता है। और पॉसिबिलिटी क्या है कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। मैंने 2 को फिक्स कर लिया, 1 3 पे चला गया, 3 1 पे चला गया, ठीक है। जब 1 3 पे आ गया, रिवर्स से भी बोल सकते हैं, ठीक है, यूनिक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। अब देखो 1 को मैं क्या कर लेती हूँ, 2 पे लिख लेती हूँ, इन दोनों को इसको डायरेक्ट कर देती हूँ। ये 3 पे क्या है, फिक्स है, 2 पे 3 है। पहले मैंने 1 को डायरेक्ट किया, ठीक है, फिर मैंने 2 को डायरेक्ट किया, फिर मैंने 3 को डायरेक्ट किया। तो यहाँ पे ये पॉसिबल केसेस हो गए। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इन दोनों की क्रॉसिंग कर देती हूँ, 1 2 3 1 2 3। इसमें क्या है, अब मैंने इन दोनों की क्रॉसिंग की थी, ठीक है, यहाँ पे फिर इन दोनों की क्रॉसिंग कर दी। अब यहाँ पे अब तीनों की क्रॉसिंग कर लेते हैं। तो पॉसिबल क्या है, 1 के साथ 3 चला गया, ठीक है, और उसके बाद 2 के साथ 1 भी जा सकता है, 3 के साथ 2 भी जा सकता है। और पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, 1 3 2 3 था, 1 2 3 था। अब ये 3 वाला 1 के साथ 3 है, तो मैंने 3 को 2 के साथ भेजा, 3 को 1 के साथ भी भेज सकती थी। तो ये मैंने फिक्स किया। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 के साथ 1 भेजने की बजाय 2 के साथ मैं क्या भेज देती हूँ, ठीक है, 1 के साथ मैंने 3 भेजा। और पॉसिबिलिटी क्या है, 3 के साथ मैं भेज देती हूँ 1। देख लो कि रिपीट तो नहीं हुआ, 2 के साथ 2, ये तो रिपीट हो गया, चलो इसको छोड़ देते हैं। और पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, ठीक है, ये दोनों सेम ही बनने वाले थे। और पॉसिबिलिटी क्या है, सोच सकते हैं हम कि 2 के साथ 3 चला गया, जहाँ 3 के साथ 1 भेज देते हैं 2। हाँ, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसी भी आ सकती है, ठीक है, कि 3 के साथ तो 1 भेज देते हैं, 1 2 3 1 2 3, 3 के साथ 1 भेज दिया, और साथ में क्या कर लेते हैं, 2 के साथ 3 भेज देते हैं, और 1 के साथ 2 भेज देते हैं। देख लो ये रिपीट तो नहीं हुआ, ठीक है, 3 के साथ मैंने 1 भेज दिया, ये देख चेक कर सकते हैं हम। 3 के साथ 1 जाने वाला कोई है तो नहीं, 3 के साथ 1 जाने वाला ये है, लेकिन इस केस में ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये पॉसिबल हमारे पास टोटल कितने हो गए, 6 केसेस। अगर y पीछे जाके, ये हमारे पास फर्स्ट वाला x होता है, दूसरे वाला y, x y, ठीक है, y x x y। तो इट मीन्स क्या है, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, ईच एलिमेंट इन y, हर एलिमेंट इन y उसकी यूनिक इमेज है। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं यूनिक प्री इमेज है, ठीक है। x इन y के लिए हर एक एलिमेंट की, ईच एलिमेंट इन y हैज़ अ
हैज़ अ यूनिक इमेज, ठीक है, हैज़ अ प्री इमेज इन एक्स। तो देयरफॉर इट मीन्स क्या आ गया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट इमेजेस, ये भी लिख सकते हैं हम। इससे क्लियर भी है, डायग्राम से हमने देख भी लिया। डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट इमेजेस। अगर ये ऐसा है तो एफ हमारा क्या रहा, एफ इज़ 1 1। तो इसके साथ ही हमारा डायग्राम से भी चेक कर लिया हमने, लाइनिंग से भी देख लिया, ठीक है। डायग्राम से ज़्यादा वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट सम है हमारे पास। इस सम में हमारे पास क्या है कि कहता है कि प्रूव करो कि जो 1 1 फंक्शन है, पिछले वाला जो स्टेटमेंट थी उसमें क्या था कि ऑन टू फंक्शन 1 1 होता है, ठीक है, ये प्रूव करो। अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है कि जो 1 1 फंक्शन है वो मस्ट बी ऑन टू है, ठीक है। 1 1 फंक्शन हमेशा ऑन टू होता है। तो मैं लेट कर लेती हूँ, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से भी कर सकती है, लेट एफ इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। 1 1 फंक्शन ऑन टू होता है, कहता है हमेशा होता है, मस्ट भी होता है। मैं मान लेती हूँ नहीं है ऑन टू। अगर नॉन टू नहीं है तो इट मीन्स क्या है, किसी एक एलिमेंट की पीछे प्री इमेज मिलेगी नहीं, ठीक है। तो डेफिनेशन अभी हमने पिछले सेकंड सम में की है, तो वो क्या कहता है 1 2 3 1 2 3 मान लो, हर एलिमेंट की कहता है पीछे प्री इमेज मिलेगी, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, 3 को भी 2 पे भेज देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान सकते हो कि 3 वाले एलिमेंट की प्री इमेज ही नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि ऑन टू का मतलब यही है। ऑन टू की डेफिनेशन पीछे कहती है हर एलिमेंट की मिलनी चाहिए प्री इमेज। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 3 वाले एलिमेंट की मिली नहीं, जहाँ मैं क्या बोल सकती हूँ कि हमारे पास 1 2 3 था, 1 2 3 था, ये 2 की इसके ऊपर गई, 3 की इसके ऊपर गई, 1 भी इसी के ऊपर चला गया, तो 1 वाले की प्री इमेज पीछे मिली नहीं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट की, एलिमेंट 1 इन वाई डज नॉट हैव अ, अगर नॉट ऑन टू है तो ऐसे ही होगा, ठीक है। एफ लिख भी लेते हैं, फ्रॉम एक्स टू वाई, ये मेरे पास एक्स है, आगे वाला वाई है, ठीक है। एलिमेंट 1 इन वाई डज नॉट हैव प्री इमेज इन एक्स, तो 1 की है नहीं, तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे अगर इस फिगर को देखें तो इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, एफ ऑफ 2 की इमेज भी हमारे पास क्या है 2, एफ ऑफ 1 की इमेज भी हमारे पास क्या है 2, एफ ऑफ 3 की इमेज की भी हमारे पास क्या है 3। तो यहाँ पे ये जो 2 और 1 एलिमेंट हैं, इनकी इमेज जो है वो सेम आ गई, ठीक है। सिंस एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 दोनों की इमेज तो आ गई 2, ठीक है, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई, तो ये तो फिर 1 1 भी नहीं रहा, ठीक है। डैट इज़, यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव, इसका मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव सेम इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, देयरफॉर एफ इज़ नॉट 1 1, 1 1 भी नहीं रहा, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये तो हमारी स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शन होगी, स्टेटमेंट में तो गिवन था कि एफ इज़ 1 1, ठीक है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू द स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट या क्वेश्चन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर एफ इज़ 1 1, एज एफ इज़ 1 1 हम ये भी लिख सकते हैं एफ इज़ 1 1, तो हमारे पास एंड एफ इज़ ऑन टू, सो एफ को ऑन टू भी होना पड़ेगा, ठीक है। अगर एफ मेरा 1 1 है तो ऑन टू भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑन टू नहीं रहेगा तो अब हमने देखा तो फिर 1 1 भी नहीं रहता, ठीक है। ऑन टू है तो 1 1 भी है, तो इससे हमने क्लियर कर लिया कि अगर एफ इज़ नॉट ऑन टू है तो इट मीन्स किसी कोई भी एक एलिमेंट की इमेज जो है वो नहीं मिल रही, कोई भी एक एलिमेंट को छोड़ दिया, तो इन तीनों से अगर चेक किया तो यहाँ पे तो इसका मतलब ये 2 की इमेज भी 1 2 है और 1 की इमेज भी 2 है, बट ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 2 एलिमेंट्स की, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज हो गई। अगर ऐसा हो गया तो ये 1 1 ही नहीं रहा, ये तो मैनी 1 बन गया, ठीक है। तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई स्टेटमेंट की। अब हमारे पास अगला सम आ रहा है, दैट इज़ ए हमारे पास फाइनाइट सेट है, बिल्कुल इससे रिलेट करता हुआ सम है, लेकिन इसमें जैसे इसमें जो है था, ये वाला जो सम था, इसमें हमारे पास 1 2 3 और 1 2 3 फाइनाइट के एलिमेंट्स गिवन थे, ठीक है। तो इट मीन्स इस वाले सम में क्या है
कि फाइनाइट के एलिमेंट्स नहीं गिवन, कि 3 3 भी हो सकते हैं, 5 5 भी हो सकते हैं, 10 10 भी हो सकते हैं। कहता है कि ए हमारे पास फाइनाइट सेट है, एफ फ्रॉम ए टू ए इज़ ऑन टू, ठीक है, हमारे पास ये ऑन टू गिवन है। कहता है कि शो करो कि ये हमारे पास 1 to 1 भी है। सिंस अगर एफ हमारा फ्रॉम ए टू ए अगर ऑन टू गिवन है तो इट मीन्स क्या है, बाय डेफिनेशन क्या होगा, दैट इज़ एवरी एलिमेंट इन वाई, every element in y has a unique pre-image in x, ठीक है। अगर यहाँ से हम चलेंगे pre-image in x, ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ ऑन टू, ठीक है, कि अगर हमारा f फ्रॉम a टू a ऑन टू फंक्शन है तो इट मीन्स क्या है कि एवरी एलिमेंट इन y हमारे पास क्या है ये, और x हमारे पास क्या है ये, हर y वाले एलिमेंट के पीछे कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी। तो इट मीन्स अगर इसको मॉडिफाई करके लिखें कि दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास, विच मीन्स डैट कि हमारे पास ये भी है कि विच मीन्स डैट एवरी एलिमेंट इन x, एवरी एलिमेंट इन y बोल दो, चाहे एवरी एलिमेंट इन x बोल दो, हैज़ गोज़ टू द यूनिक एलिमेंट इन y एंड वाइस वर्सा। इन y एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर हमारे पास ये कह रहा है कि y वाले की यूनिक है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x वाला भी यूनिक पे y पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर y वाला यूनिक पे जा रहा है, एक सिंगल एलिमेंट y वाला जो सेट है वो सिंगल एलिमेंट x के ऊपर जा रहा है, तो दूसरे इस इम्प्लाइज हम x वाले को भी y के ऊपर लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज x एंड y आर बोथ इक्वल, x एंड y आर बोथ सेम, दोनों a टू a डिफाइन है, ठीक है। अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट हैं, तो ये बोल रहा है कि 5 एलिमेंट यूनिक 5 पे जाएंगे, और फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये वाले 5 भी इस वाले पे ही आएंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर अभी हमने देखा था ये वाले सम में, अगर ये वाले पीछे जाके, ठीक है, यहाँ पे तो हमने चलो कॉन्ट्राडिक्शन से किया था, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास y1 y2 और y3 एलिमेंट हैं, जब y4 जब y5 एलिमेंट हैं, तो ये पीछे इधर एक एक यूनिक पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाले भी आगे यूनिक पे आ रहे हैं, क्योंकि दोनों तो सेम है, कोई ऐसा तो है नहीं इसके अंदर 5 है तो इसके भी 5 होंगे, क्योंकि दोनों सेम सेट है, ठीक है। बिकॉज x एंड y आर बोथ सेम और इक्वल एंड इक्वल, तो सेम पे जाएंगे, देयरफॉर f जो होगा वो क्या होगा, 1 1 भी होगा, 1 to 1 भी होगा, ठीक है। क्योंकि वो सबसे पहले मैंने क्या किया कि f जो है ऑन टू है, तो y की यूनिक प्री इमेज होगी, तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन x आल्सो गोज़ टू द यूनिक एलिमेंट इन y एंड y वाला x पे जाएगा, x वाला y पे जाएगा। क्यों? क्योंकि x और y दोनों सेम है, ठीक है। तो इसलिए f हमारा क्या रहा, 1 1 प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट सम है हमारे पास, नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट में हमारे पास फंक्शन गिवन है r2r बी द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 4x³ + 7। कहता है शो डैट f इज़ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब क्या है कि आपने 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही प्रूव करने, ठीक है। तो 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। 4 1 1 1 को प्रूव करेंगे सबसे पहले। तो 1 1 के लिए मैं क्या चूज़ करते थे हम कि इमेजेस को इक्वल रखते थे, तो अगर एलिमेंट भी इक्वल आ जाते हैं, x1 और x2 मैंने 2 रियल नंबर में से चूज़ कर दिए, सच डैट कि मेरे पास क्या रहे कि f(x1) इक्वल टू f(x2), अगर उनकी इमेजेस मेरे पास इक्वल हैं। अगर इमेजेस मेरे पास इक्वल हैं तो फंक्शन में अगर x1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x1³ + 7 इक्वल टू इधर वाली साइड क्या आ जाए, 4x2³ + 7। अब 7 7 हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव है। तो 4x1 का क्यूब किसके इक्वल आ गया, x2 का क्यूब, तो 4 4 भी कैंसिल हो सकते हैं। तो x1 का क्यूब मेरे पास किसके इक्वल आ गया, x2 का क्यूब। क्यूब नहीं काटने आपने,
यहाँ पे आपने x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब यहाँ पे देखने हैं कि क्यूब के अंदर कैसी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको पता है कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्र प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ ज़ीरो है। तो अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इधर जा तो ये चीज़ ज़ीरो होगी जहाँ फिर ये ज़ीरो होगी, बट ये तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ये चीज़ तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये प्लस का स्क्वायर्स का है, स्क्वायर्स हैं तो कभी नेगेटिव होंगे नहीं, कैंसिल नहीं होंगी। तो ये प्लस में है तो ये चीज़ कभी ज़ीरो हो नहीं सकती। तो इट मीन्स क्या होंगी, ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट होगा तभी ज़ीरो आता है ना, जो दोनों में से इधर में से जा तो दोनों ज़ीरो हो, जो एक ज़ीरो हो, तो ये वाली थिंग ज़ीरो होगी। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू ज़ीरो है, तो x1 इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, x2 के। तो इमेजेस इक्वल लेके चले थे, ठीक है, सॉरी फंक्शन इक्वल लेके चले थे, इमेजेस इक्वल आ गए। तो हमारे पास f फंक्शन क्या रहा, f इज़ 1 1। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 4 ऑन टू, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, f फ्रॉम r टू r। इसको मैं x भी लिख सकती हूँ, इसको मैं y भी लिख सकती हूँ। तो हर y के लिए हम क्या बोलते थे, पीछे x मिलेगा कि फंक्शन में कैसा x में भरेगा। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख देती हूँ, लेट करके f(x) इक्वल टू वाई, रफ में ही कर लिया। ऐसे सम्स में आपने, ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट वाले कॉम्प्लेक्स सम्स हैं, तो इस केस में हमने चाहे रेंज वाले तरीके से कर लो चाहे दूसरे तरीके से कर लो, ठीक है। पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं कि f(x) को मैंने y पुट कर दिया, मतलब 4x³ प्लस 7 इक्वल टू y है। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मेरे पास क्या निकली, y माइनस 7 अपॉन 4। तो x की वैल्यू क्या निकली, y माइनस 7 अपॉन 4 की 1/3, ठीक है। तो हम डेफिनेशन क्या कहते थे ऑन टू के लिए, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू दिस रियल नंबर, कि पीछे एक x एग्जिस्ट करेगा, उस x की वैल्यू क्या है हमारे पास, y माइनस 7 अपॉन 4 की होल क्यूब 1/3, ठीक है, बिलोंगिंग टू दिस x, ठीक है। हर y के लिए पीछे एक x एग्जिस्ट करेगा कि फंक्शन में जब वो x भरेंगे, डेट इज़ फंक्शन में जब हम x की जगह के ऊपर ये भरेंगे, डेट इज़ कौन सी वाली वैल्यू, ये हमारा आंसर क्या देगी, y। कैसे पुट करके भी देख सकते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या था, रफ में चेक कर लेते हैं। f(x) हमारे पास क्या था, f(x) की जगह पे हमने क्या भरना है, f(x) हमारे पास था ये वाला 4x³ प्लस 7, ठीक है। अब हम ये उस x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, y माइनस 7 अपॉन 4 की 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भरा 4 इंटू वाई माइनस 7 अपॉन 4 की 1/3, ठीक है। 3 ऑलरेडी यहाँ पे था, ठीक है, प्लस 7, 3 कैंसिल। अब यहाँ से 4 और 4 भी कैंसिल, y माइनस 7 प्लस 7 ये दोनों कैंसिल, तो y आ गया। तो फंक्शन में वो x भरने पे आंसर क्या आ जाए, y। तो फंक्शन में वो x भरने पे आंसर क्या आ गया, y, ठीक है। फॉर एवरी y के लिए पीछे एक x एग्जिस्ट करेगा, उस x को क्या भरना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रफली पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि वो x क्या हो सकता है। तो मैंने इसको x देख लिया कि ऐसा x भरेंगे तो आंसर क्या आ सकता है, y, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या रहा, फंक्शन इज़ ऑन टू। तो इसके जैसा एक सम और करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट है हमारे पास, ये हमारे पास अगले सम की स्टेटमेंट है। कहता है कि प्रूव करो कि ये हमारे पास फंक्शन अगेन बाइजेक्शन फंक्शन है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, 1 1 एंड ऑन टू। फॉर 1 1 के लिए हम क्या चूज़ कर लेते हैं, x1 और x2 मेरे पास रियल नंबर को बिलोंग करते हुए ले लिए मैंने डोमेन में से, ठीक है। डोमेन क्या है, मतलब इसमें से x में से, ठीक है। तो हमारे पास अगर x1 x2 हैं तो हमने क्या फॉलो किया कि उनकी इमेजेस इक्वल हैं, तो हमें फंक्शन को इक्वल प्रूव करना है। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो दिस मीन्स दैट 2x1 की क्यूब प्लस 3, यहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है। x2 निकालने के लिए यहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है। तो 2x2 का क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2x1 क्यूब
इक्वल टू 2x2 का क्यूब, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 क्यूब इक्वल टू माइनस x2 की क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास फिर से मैंने फॉर्मूला लगाया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये चीज़ कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। x1 तो इधर हमारे पास ये चीज़ 0 होगी, इधर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या हो सकता है, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये चीज़ 0 नहीं हो सकती, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास क्या आएगा, तो हमारे पास x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। फंक्शन की इमेजेस इक्वल है, फंक्शन भी इक्वल आ गया, देयरफॉर f इज 1 1। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करते थे कि सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं इसको, fx को y रख के पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं कि कौन सा y होगा। fx की वैल्यू दैट इज़ क्या थी, 2x की क्यूब प्लस 7 इक्वल टू y। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू क्या निकली मेरे पास, 2x की क्यूब इक्वल टू y माइनस 7, 2x की क्यूब इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 2। तो x मेरे पास क्या निकला, y माइनस 7 अपॉन 2, ठीक है। ये हर सम में निकालने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, उसी सम में निकाल लो जहाँ पे ये जो फंक्शन है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। 3 है, सॉरी 3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आ गया। और उसके बाद हमारे पास आ गया है, ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं ऑन टू के लिए कि फॉर ईच y बिलोंगिंग टू r, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एक पीछे x मिलेगा डोमेन के अंदर, उस x की वैल्यू पहले लिख लेते हैं कि x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, y माइनस 3 अपॉन 2 की होल क्यूब, ऐसा मिलेगा ही रियल नंबर में बिलोंग करता हुआ। ईच y जो रियल नंबर में से चूज़ किया है तो एक x मिलेगा ऐसा बिलोंग करता हुआ रियल नंबर में, सच डैट फंक्शन में वो x भरने पे, डेट इज़ फंक्शन में वो इस x की वैल्यू क्या है ये भरने पे आंसर क्या आता होगा आपका, y, ठीक है। पुट करके देख भी लेते हैं, अगर फंक्शन में x भरने पे आंसर f ऑफ x इक्वल टू y आ जाता है, देयरफॉर f इज़ ऑन टू होता है, ठीक है। चेक करके भी देख सकते हैं जैसे पिछले सम में देखा था, ठीक है। वैसे ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर रहे हैं, ठीक है, कि पता चल जाए कि आता भी है y वैल्यू। तो मैंने फंक्शन में क्या पुट किया है, y माइनस 3 अपॉन 2 की 1/3, तो 2 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 2 की 1/3 इंटू 3 था प्लस 7, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, ये 2 और 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, y माइनस 3 था यहाँ पे, ठीक है, प्लस 3 और 3 कैंसिल आउट, तो ये y आ गया। अब देख सकते हो आपकी फंक्शन में वो x भरने पे आंसर क्या आ गया, y। तो ये ऑन टू की डेफिनेशन है कि हर y के लिए पीछे एक x मिलेगा कि फंक्शन में वो x भरने पे आंसर क्या आता होगा, y। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर ये 4th वाला कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1C।